कोर्स लेक्चर था, जो कोर्स हमने इसमें आपने स्टडी करना है मेरे साथ, दैट इज ऑफ पॉलीमर मैकेनोकेमिस्ट्री। तो पॉलीमर मैकेनोकेमिस्ट्री के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जस्ट we will have first a background of the polymers and those materials which involve the major portion of the polymers, तो ताकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और हम उसकी जो है वो डिफॉर्मेशन को या उसकी मैकेनोकेमिस्ट्री को स्टैंड कर सकें। तो जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज अबाउट पॉलीमर्स, और जो आपको बुक फॉरवर्ड की थी वो भी दैट इज एंटायरली अबाउट द पॉलीमर्स। तो आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर का ही पार्ट है। इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक में कंपोजिट मटेरियल्स है और एक प्रॉपर्टीज हैं जो डी फॉर्म होती हैं और जिनके ऊपर बेस्ड है आपका कोर्स। तो हम दोनों को पहले पार्ट उसको स्टडी कर लेंगे, which is actually not included in the contents, but as you don't have previous the background entirely, जो मैं assume कर सकती हूँ कि चूंकि सारे स्टूडेंट्स से पिछले ये दो कोर्सेज नहीं लिए हुए, so I am giving this introductory lectures। तो ये हमने दो पार्ट करने हैं। अगर हमारा आज में कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट जो है इन जो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, और अगर आज में कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ये हम नेक्स्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर पार्ट 2 है। ये जो लेक्चर है दिस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिट मटेरियल्स। जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं इसलिए आई चोज इट बिकॉज जो पॉलीमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं इन कंपोजिट मटेरियल्स के साथ। तो ये एंटायरली तो यूज़ नहीं होते, मतलब जो हम मैकेनोकेमिस्ट्री का कोर्स डिज़ाइन है उसमें एंटायरली यूज़ नहीं होते, लेकिन एक मेजर पार्ट इसका यूज होता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर एक आइडिया हो कि मटेरियल एक तो हमें ये हेल्प हुआ कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारा जो मटेरियल है भी है, लेकिन उसमें बेटरमेंट तो हो सकती है। इसलिए जो मटेरियल्स के अंदर एक एडवांसमेंट थी दैट वाज थ्रू द कंपोजिट मटेरियल्स। तो हमने ये देखना है कि ये बेसिकली कंपोजिट क्या चीज़ थी, जो एक स्टेप मटेरियल से जो एक स्टेप पॉलीमर से भी बेसिकली आगे वो सेम मैकेनिकल फेलियर जो है वो कंपोजिट पे भी अप्लाई हो जाता है। तो जो कंपोजिट जो पार्ट होता है वो बल्क पार्ट होता है, वो मेगा या मेजर पोर्शन होता है। जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है, जो पहले वाले मटेरियल में जो बल्क मटेरियल होता है उसके अंदर डिस्पर्स हो जाता है। फायदा क्या होता है इससे? फायदा ये होता है कि मटेरियल इंडेक्स है ये बल्क होता है उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाती है। सिंपल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप पॉलीमर की प्रॉपर्टीज पे भी सेटिस्फाइड नहीं है और आप उसको भी एनहेंस करना चाहते हैं, तो what you can do, you can add another material. Yes, Suhaib. रिपीट कीजिएगा 2 पार्ट्स वाली बात जो आप कह रहे थे कंपोजिट के। सॉरी, आपने कहा कौन कंपोजिट वाला पार्ट रिपीट करो। मैडम पार्ट से के बने कौन सा? हाँ, जो कंपोजिट होता है, जो कि ये कहा कि जो पॉलीमर्स होते हैं पॉलीमर्स को आपने बेटर अगर आपको कोई चीज नहीं उसमें आपने बेटरमेंट करनी, आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें किसी चीज की एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, तो आप इस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं। तो जो पॉलीमर्स थे, अगर आपने पॉलीमर्स के अंदर कोई चीज ऐड करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस करना चाहते हैं, तो देयर इज द चांसेस कि आप उसको कोपॉलीमर ना बनाएं। ठीक है, कोपॉलीमर बेसिकली इटसेल्फ एक एडिशन थी पॉलीमर की, लेकिन आप उसके अंदर एडिशन होगी तो वो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें No, Suhaib, I think listen me first. जो पहले आप मेरी पूरी बात ना ये मुझसे कंपोजिट का इंट्रो ले, I think it is better because then you can develop a clear idea. It's okay मैम। ठीक है, आपको ओके। तो अब ना आपने एक मटेरियल लिया है, वो लिया बल्क के अंदर। ठीक है, इसको ये जो बल्क मटेरियल लिया है ये किसी भी टाइप का हो सकता है, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज द पॉलीमर। ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे क्लासिफिकेशन बताती हूँ। अभी आप ये समझिए कि जो कंपोजिट मटेरियल है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके दो पार्ट्स होंगे। उनमें से एक पार्ट जो है वो मेगा पार्ट है, मेजर पार्ट है, जिसको हम कह देते हैं कि दिस इज द मैट्रिक्स पार्ट। जो दूसरा जो इसके अंदर पार्ट होता है वो स्मॉल पार्ट होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो पॉलीमर का ही पार्ट हो। ठीक है, पॉलीमर के केस में जब पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एंटायरली पॉलीमर ही इन्वॉल्व होता है। पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो आप मोनोमर ही ले रहे होते हैं। मोनोमर का मतलब ये है कि आप इन एडिशन वही मोनोमर ऐड करते रहेंगे और आपकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। मतलब पॉलीमर हर सूरत में पॉलीमर ही रहेगा, उसमें रिपीटिंग यूनिट ही ऐड होंगे।
कॉम्पोजिट के अंदर एडवांटेज ये है कि आपको जो एक पार्ट है जिससे आपने प्रॉपर्टीज इनहेंस करनी है, वो जरूरी नहीं है कि वो मोनोमर ही हो, उसमें कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। आप उसमें कोई मेटल इंड्यूस कर सकते हैं, कोई सिरामिक इंड्यूस कर सकते हैं, कोई इनऑर्गेनिक पार्टिकल इंड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इंड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स होता है उसमें कंडीशन नहीं होती सेकेंड पार्ट के पॉलीमर की, लेकिन पॉलीमराइजेशन में जो सेकेंड पार्ट आप यूज कर रहे होते हैं वो भी पॉलीमर ही होता है। मतलब अगर आप कोपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो आपका जो दोनों मोनोमर्स होंगे वो एसेंशियली एक्चुअली में पॉलीमर्स ही बनाएंगे, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं होती। ठीक है सुहेब, अब आपको क्लियर हुआ? यस मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी तो जो मैडम क्या ये केमिकल एब्जॉर्प्शन की फिजिकल होगी? ओके, जो कॉम्पोजिट होता है ना, कॉम्पोजिट में बेसिकली जो है जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है। दोनों हो सकती है, लेकिन प्रेफरेबली जो होती है एक इसलिए कि इसमें आपने केमिकल एब्जॉर्प्शन आपका जो लिंकेजेस होता है वो डेवलप करना कोई खास मोटिव नहीं होता। आपका जो मोटिव होता है वो डिस्पर्जन होता है, और आपका डिस्पर्स जब कोई भी मटेरियल होता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इजी चीज है, इजी कैसे हो सकती है? इजी तो ऐसे ही हो सकती है ना कि आप दो चीजों को ब्लेंड कर रहे हैं, वो कोई ना कोई लिंकेजेस डेवलप कर ले। प्राइमरी लिंकेज डेवलप मुश्किल होता है, जो प्राइमरी फोर्सेस को ओवरकम करना जिस तरह से मुश्किल होता है, इसी तरह प्राइमरी लिंकेज भी डेवलप करना मुश्किल होता है। सेकेंडरी लिंकेजेस, सेकेंडरी फोर्सेस डेवलप करना दैट इज बिट इजियर एज कम्पेयर टू द प्राइमरी फोर्सेस। तो जो सेकेंडरी होती हैं वो डेवलप जो हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप मतलब आई मीन टू से कि अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट है तो आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं भी हो रही तो कोई डायपोल तो बनेगा, पोलराइजेशन तो होगी। तो इस तरह से कोई ना कोई फोर्सेस डेफिनेटली उसमें डेवलप हो जाती हैं। तो आपकी कंडीशन ये नहीं होती कि आपने उसमें केमिकल करनी है। अगर हो जाए, ठीक है, अगर इनकेस हो जाती है, फिर आपके प्रोबेबिलिटी होती है कि जो मटेरियल होता है वो थर्मोसेटिंग टाइप मटेरियल बन जाता है, या उसमें जो नेटवर्किंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो बेसिकली 1D मटेरियल से 2D और 3D मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उनके अंदर लिंकेज डेवलप हो जाए। 3D मटेरियल बनाना हर एक केस में फिजिबल नहीं होता, कहीं भी हमें जरूरत होती है, लेकिन ऑल टाइम वी डोंट वांट द 3D मटेरियल। तो जब भी आप लिंकेज केमिकल डेवलप करेंगे सॉरी, जब आप केमिकल लिंकेज डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसमें प्रोबेबिलिटी एक ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं केमिकल लिंकेज की। लेकिन अगर आप 1D और 2D में रहना चाहते हैं तो फिर फिजिक्स ऑप्शन इज इनफ, फिर हमें ज़रूरत नहीं होती। तो लिंकेज, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कि लिंकेज दोनों तरह की डेवलप हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशंस कि आप किस तरह की लिंकेज डेवलप करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इजीली कौन सी डेवलप होती है तो इजीली फिजिक्स ऑप्शन हो जाती है। फिजिकल जो इंटरेक्शंस होती हैं वो होना ज़्यादा ईजी होता है। ओके, हम आगे चलें मैम। यानी फिजिकल फिजिक्स ऑप्शन जो है ना वो इजी है और मैम पॉलीमर में चेंज नहीं होती, जबकि केमिकल्स ऑप्शन में प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और नए टाइप के मटेरियल बन जाते हैं। मैं फाइनली ये मैडम आपने बताया। यस, मैंने यही बताया। अच्छा मोहसिन, एक चीज, आप ना जो टर्म यूज कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है? आप एब्जॉर्प्शन, देखो मैं कह रही हूँ डिस हो रहा है, ठीक है? जो एब्जॉर्प्शन होती है और डिस्पर्शन होती है ना, दे आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? तो मैडम एक्चुअली वो जो पाइप है ना प्लास्टिक के जिसके अंदर मेटल लगी होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो सर ने हमें बताया था पॉलीमर वालों ने कि ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर दिया है। मैं शायद मेरे मान में वही है, इसलिए मैं ये हाँ एग्जैक्टली। आपके पास जो मटेरियल होगा ना उसका मैकेनिज्म आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पोजिट बनाते हैं ना तो कॉम्पोजिट में जरूरी नहीं है कि आपका वो ऊपर एब्जॉर्ब ही हो। आपको पता है जो चीज ऊपर एब्जॉर्ब होगी वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, जो ठीक है। जब हाँ, अगर एब्जॉर्प्शन की बजाय एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना ये होता है कि उसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होती हैं। तो उसमें आपका जो मटेरियल होता है बेसिकली वो इंटरफेस पे चला जाता है, उसके पास चांस होता है कि वो ऊपर भी है और नीचे भी है, जो एब्जॉर्प्शन होती है। तो उस केस में फिर ये चीज जो होती है क्लियरली उसको कर सकते हैं। जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना तो जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना वो इंटरफेस के ऊपर होते हैं, वो सरफेस पे नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है? एब्जॉर्प्शन के केस में आपको लोगों को इंटरफेस की बजाय सरफेस प्रेफर करेगा, ठीक है?
ऑप्शन के केस में जो रिएक्शन होगा, ये जो आप पार्टिकल इंड्यूस करना चाह रहे हैं, वो ऊपर स्टिक करने की बजाय सरफेस पे वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक हो गया? मैम ओके जी मैम जी अहमद। मैम एक तो क्वेश्चन ये है कि मतलब जो मैम अवैस बोल रहा हूँ। हाँ जी अवैस जी। जी मैम, एक तो पॉलीमर्स में जो है आपने बताया कि ये जो कंपोजिट्स हैं ये पॉलीमर्स की पहले बात कर लें, उसमें जो है हम एडिटिव्स यूज करते हैं, जैसे फिलर्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, वो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज योर जी, क्वेश्चन और एक्चुअली? जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इसमें अभी जी मैम, कंपोजिट जो मटेरियल्स हैं इसमें जो है एक तो सरफेस फिनोमिना जैसे आपने एड्सॉर्प्शन का बताया है, क्या वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, और जो इंटरनल जो होगा जिसमें हम केमिकल जो है वो जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, वो उसके जाहिर बात है उसकी इंटरनल कंपोजिशन को चेंज करेगा, तो स्ट्रेंथनिंग तो जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन से ही हो सकती है। अच्छा ओके, एक बात अवैस, सबसे पहले आपने बात की कि आपने एडिटिव्स ऐड किए और फिलर्स ऐड किए, ठीक है, पॉलीमर के अंदर। जब मैंने आपको लास्ट टाइम जी। पॉलीमर्स का जो लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने आपको जितनी पॉलीमर की मैकेनिज्म की बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली वो मोनोमर होता है, ठीक है, और वो मोनोमर जो है वो खुद को पॉलीमराइज कर रहा होता है। तो उस टाइम पे मैंने आपको ये नहीं कहा कि उसमें आपने फिलर यूज किया है। इफ यू नोटिस, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात नहीं बताई थी कि उसमें फिलर इंड्यूस होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई कैटालिस्ट रिक्वायर्ड हो सकता है, कोई इनिशिएटर रिक्वायर्ड हो सकता है, जैसे चेन रिएक्शंस होते हैं ना, एडिशन रिएक्शन में चेन स्टेप चेन ग्रोथ होते हैं, उसमें इनिशिएटर चाहिए होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली इन द केस ऑफ द फ्री रेडिकल जो पॉलीमराइजेशन होती है। तो दैट इज वो जो है वो कोई सनलाइट भी हो सकती है, कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशली जब आप फिलर यूज करते हैं और आपका फिलर है, ये आप टर्म यूज करते हैं कि कंपोजिट के लिए यूज करते हैं कि यहाँ पे आपका फिलर उसके अंदर इंड्यूस करता है, ठीक है। पॉलीमर तो हमारा एक बड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन एक मोनोलिथिक चेन है, ठीक है। तो जब आप फिलर उसके अंदर यूज करते हैं, तो बेसिकली फिलर हम कंपोजिट बनाने के लिए यूज करते हैं। इनको रीइंफोर्समेंट कहते हैं कंपोजिट की टर्म में। अगर आप इसको आम टर्म यूज करें तो फिर आप इनको फिलर कहते हैं। अगर पर्टिकुलर मटेरियल्स की टर्म में यूज करते हैं तो फिर ये रीइंफोर्सिंग एजेंट्स होते हैं, ये रीइंफोर्समेंट्स होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो दोनों टॉपिक्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट एक्चुअली दे आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। तो में आपका जो मोनोमर या यूनिट होता है, जो पॉलीमर होता है, जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक। कंपोजिट केस पे आप चाहे एक्स वाई जी 10 20 15 मर्जी उसके अंदर कंपोनेंट ऐड करते हैं, वो फिर पॉलीमर नहीं होगा, वो फिर हम कंपोजिट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एडवांसमेंट मैंने आपसे स्टार्ट में कि वो आया, और वो क्यों आई है, लेट्स सपोज हमने कोई पॉलीमर बना लिया और बाद में हमें पता चला कि ये जो पॉलीमर है ये तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस पे तो ऑक्सीजन का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब हम क्या करें, हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर इंड्यूस करेंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट अगर हमारा एक से काम चल रहा है तो हम एक ऐड कर दें, 2 से चल रहा है 2 से कर दें, जितना मर्जी ऐड कर दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी। तो हम जब बेसिकली कंपोजिट बनाते हैं तो तब हम ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, फिलर्स है, ये ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। पॉलीमर के केस में जो है कंपोजिट के केस में स्पेसिफिसिटी, पॉलीमर के केस में क्या स्पेसिफिकली, आपने आगे क्या कहा, आपने आगे कुछ कहा ही नहीं। मैम पॉलीमर में तो स्पेसिफिसिटी आ गई ना, कि मतलब वो मोनोमर जो है वही उस चेंज आएगी, तो वो मतलब उसमें आएगी कोई चेंज, तो कंपोजिट में जो है वो स्पेसिफिसिटी तो नहीं ना होगी। नहीं, इसीलिए तो आप देखिए कंपोजिट जो है ना वो है डिवाइड मटेरियल। आप जैसा मोल्ड करना चाहें, आपको जैसे मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट डालना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको पता चला नहीं ये एंटीऑक्सीडेंट तो एफिशिएंट नहीं है, तो ऑक्सीजन को रेजिस्ट नहीं कर रहा, ये एक्सपेल नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल डाल सकते हैं, ठीक है। फिलर है वो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करेगा, और इसकी कोई केमिकल इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो इसलिए जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी ना उसको एनहेंस करेगा
नहीं करेगा तो यू मे चेंज इट। आपके पास जो कॉम्पोजिट होते हैं इसमें ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऐसी कोई इसमें नहीं कंडीशन होगी कि ये स्पेसिफिक आप इसके लिए कह रहे हैं और आप इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब पॉलीमर में तो अगर आपने स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन को रेप्लिकेट करना है तो आपको स्टाइरीन का यूनिट चाहिए, लेकिन कॉम्पोजिट के केस में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डालना चाहते हैं या आप कोई और कॉम्पोनेंट उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड द फिलर्स, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी आप वेरी कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी आप फिलर ऐड कर रहे होते हैं ये बिल्कुल ये अप टू 5% या अप टू 5% यूजुअली, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग के आप किस पर्पस के लिए इसको करना चाह रहे हैं। इन एनी केस जो आपका मेजर पार्ट होगा, जिसको मैं कह रही हूँ कि आपका बल्क पार्ट होगा या मैट्रिक्स होगा ना, उसकी क्वांटिटी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैट्रिक्स, नॉट दैट ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट आप जो भी ऐड करेंगे उसकी यहाँ पे क्वांटिटी फ्लेक्सिबल है। पॉलीमर के केस में वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, बिकॉज पॉलीमर के केस में 1:1 2 मोनोमर ऐड करेंगे तो डायमर बनेगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिट के केस में जो रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताई है कि आपने ऐड करनी है, उसकी आप रेशियो वेरी कर सकते हैं, 1%, 2%, 3%, 5%, 15%, दैट इज वेरिएबल। तो इसलिए इस केस में आपके पास चॉइस होगी, इतना स्पेसिफिसिटी का इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे चले। मैडम ये अभी जो भाई ने बात की थी कि हमारे पास आजकल जो ये मतलब पॉलीमर पाइप्स हैं जिसमें आयरन वगैरह की या कॉपर वगैरह की कोटिंग होती है इनर साइड पे, ये कंपोजिट ही होगा हमारे पास ये भी? यस, ये हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स होंगे। जब वो कोटिंग में उसको करेंगे तो वो उसके अंदर मेटल्स इंड्यूस कर रहे हैं ना, ठीक है। बिल्कुल, तो जब हाँ तो मेटल इंड्यूस किया तो कंपोजिट बन गया, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके चलिए अब हम ना इसको लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं, दे कैन बी डिफाइंड as a combination of 2 or more materials which have the significantly different physical and the chemical properties। तो आप जैसे आपको कहा कि अगर आप उसके अंदर मेटल इंड्यूस कर देंगे किसी पॉलीमर में तो वो कंपोजिट बनेगा, लेकिन जो दोनों की प्रॉपर्टीज है, मेटल की आपको पता है प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। तो कंपोजिट के केस में आप दोनों को ऐड अप कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो पॉलीमर की कंपोजिट का केस होगा उसमें जो दोनों पॉलीमर्स होंगे, दोनों मटेरियल्स होंगे, उनकी आइडेंटिटी रहेगी। मतलब आपको पता चलेगा कि ये अगर आपकी थर्मल उसमें प्रॉपर्टीज एनहांस हुई है तो वो मेटल की वजह से हुई है, अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज ड्यू टू द कंपोजिट मटेरियल, and that is not dissolve or otherwise merge completely into each other, ठीक है, although they can act in concert। वो दोनों जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मर्ज करके जो नई प्रॉपर्टीज आएंगी वो प्रॉपर्टीज जो है वो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज होंगी। जी तंजील। मैम क्वेश्चन ये था कि ये जो भी बात की गई है मेटल और पॉलीमर, मैडम आवाज आ रही है मेरी? यस यस। मेटल और पॉलीमर की जो कंपोजिट की बात की गई है, इसमें मैम फिर मैट्रिक्स कौन सा होगा? क्योंकि हमारे पास कंपोजिट जो होते हैं वो मेटल मैट्रिक्स भी होते हैं और पॉलीमेरिक मैट्रिक्स भी होते हैं। जो बल्क होगा वो मैट्रिक्स होगा, जो भी बल्क होगा। अगर मेटल वर्क है तो मेटल जो है वो मैट्रिक्स है। जो भी क्वांटिटी इन एक्सेस है, जैसे आप नॉर्मली सॉल्यूशंस बनाते हैं ना, सॉल्यूशंस में भी 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट ऑलवेज मीन कि वो बल्क है और सॉल्यूट ऑलवेज मीन कि वो स्मॉल है। इसी तरह से जो इसमें कंपोजिट के केस में जो बल्क है वो मैट्रिक्स है, जो स्मॉल है वो रीइंफोर्समेंट है। बेसिकली ये जो 3 टर्म्स होती हैं सॉल्यूशन की, कोलाइड्स की, इनकी टर्मिनोलॉजीज अप्रोक्सीमेटली सेम है। कोलाइड्स में भी आप यही करते हैं ना कि एक आपका डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन मीडियम हमेशा बड़ा होता है, डिस्पर्स्ड फेज हमेशा छोटी होती है। इसी तरह से कंपोजिट में वो जो डिस्पर्जन मीडियम है वो आपका कंपोजिट के केस में आके मैट्रिक्स बन जाता है, और वो जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो यहाँ पे आके आप रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सिंग एजेंट, दोनों टर्म्स इसके लिए यूज करते हैं, ये बन जाती है। तो इन ईयर केस आपके पास जो भी क्वांटिटी इन बल्क होगी दैट विल बी द मैट्रिक्स। ओके, कंपोजिट are one of the most widely used materials because of their adaptability to different situations and the relative case of the combination with other materials to serve specific purpose and that exhibit the desirable properties। तो जो भी आपको मैंने बताया कि जो desirable properties इसमें यूज करनी होगी
तो उससे आप कॉम्पोजिट को डेवलप कर सकते हैं। इनका मेन एडवांटेज ये होता है कि इनकी वजह से आप स्ट्रेंथ को, स्टिफनेस को, उनकी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो पॉलीमर है उसकी डेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी आपका बल्क मटेरियल होगा उसको आप किसी भी एप्लीकेशंस के तौर पे यूज करते हैं। इफ यू गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोजिट मटेरियल, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मैट्रिक्स होता है, और एक हमारा है जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट और रीइंफोर्सिंग एजेंट और फिलर। ये तीनों टर्म्स होती है वो यूज होती है। फिलर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म जो हर जगह यूज हो जाती है। जो रीइंफोर्सिंग एजेंट और रीइंफोर्समेंट्स की टर्म्स होती हैं वो पर्टिकुलरली कंपोजिट्स के लिए यूज होती हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली इसको पॉलीमर की कंपोजिट की टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करेंगे तो आपके पास रीइंफोर्समेंट्स और रीइंफोर्सिंग एजेंट्स होते हैं, वो दोनों टर्म्स आ सकते हैं। मैट्रिसेस जो होती हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। ये जो बल्क मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं कि उसको प्रॉपर्टीज हम उसकी एनहेंस कर सकते हैं, तीन तरह की हो सकती हैं। दे कैन बी पॉलीमर, दे कैन बी मेटल, दे कैन बी सिरामिक्स। ये तीनों हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चौथी जो टाइप है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टाइप है, लेकिन वो भी यूज होती है, जिसमें हम कार्बन को यूज करते हैं एज अ मैट्रिक्स। कार्बन की जो एलोट्रोप्स है वो बहुत ज्यादा है, तो वो यूज होते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल अगर आप कोई बुक्स देखेंगे कंपोजिट की, तो उसमें आपको सिर्फ तीन टाइप्स मिलेंगी, जिनमें पॉलीमर, मेटल और मैट्रिक्स जो है ये लेकिन अगर जो रिसेंट लिटरेचर अगर आप देखेंगे तो उनमें जो कार्बन होगा उसको भी एक सेपरेट क्लास कंसिडर कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी इतनी, मतलब कार्बन के अंदर वैरायटी इतनी ज्यादा है कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ मैट्रिक्स मटेरियल। पॉलीमर के केस में अब आपके पास आपको कि आपके पास दो ऑलरेडी वैरायटीज हैं। एक है थर्मोसेट्स पॉलीमर। थर्मोसेट पॉलीमर्स आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, ये 3D पॉलीमर्स होते हैं। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप एक दफा जब कोई शेप दे लेते हैं तो इसको रीशेप करना, इसको रीमोल्ड करना, दैट विल बी डिफिकल्ट। दैट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग विद द टेम्परेचर, बिकॉज 3D स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड आप इसको कर सकते हैं, मतलब आपको अल्टीमेटली इसको डिटीरियोरेट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ मोल्डिंग समथिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ये 1D स्ट्रक्चर होता है। तो आपका जो 1D से 3D में कन्वर्ट होता है, तो फिर आपका स्ट्रक्चर थर्मोप्लास्टिक से थर्मोसेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो यूजुअली लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर आप पॉलीमर के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर आप 1:1 रेशियो मेंटेन रखते हैं मोनोमर्स की, तो आपके लिए एक इजी एक्सेसिबिलिटी होती है कि आप पॉलीमर्स की एक लीनियर चेन डेवलप कर सकते हैं। दिस इज लाइक अगर 100 लोग खड़े हैं, वो 100 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो दे विल मेक अ चेन, ठीक है। वो चेन दरमियान में कहीं से भी ब्रेक करेगी अगर आप कहीं हाथ छोड़ देते हैं। इस तरह से ब्रेक, अगर बॉन्ड कहीं एक जगह पे ब्रेक करेगा तो उस जगह से पॉलीमर को ब्रेकिंग उसकी हो सकती है, और अदरवाइज अगर ऐसे सिचुएशन है फिर ब्रेकिंग नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये लीनियर चेन होगी इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से इसकी पॉलीमर्स जो है, अगर हम मैट्रिक्स यूज कर रहे होंगे तो हम दो तरह के मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। या तो हम उनको थर्मोप्लास्टिक के फॉर्म में यूज करेंगे या थर्मोसेट यूज करेंगे। थर्मोप्लास्टिक जो है एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथीलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और जो थर्मोसेट्स हैं वो जो इपॉक्सी के स्ट्रक्चर्स हैं, एस्टर के स्ट्रक्चर, पॉलीएस्टर के स्ट्रक्चर है, दे आर द थर्मोसेट पॉलीमर। जो मेटल अगर हमने यूज करनी है तो मेटल में हम सिंगल मेटल भी यूज कर सकते हैं एज एन मैट्रिक्स, और अगर हम उसको एलॉयज के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो फिर एलॉयज को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आपको पता है कि एलॉयज तो इटसेल्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल होता है, लेकिन फिर देन यू कैन सिलेक्ट द एलॉय और फिर आप उसमें जो है वो कोई ना कोई और ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जो आपको एज अ कॉम्पोजिट प्रोवाइड करे, मेटल को कॉम्पोजिट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो अलॉयज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अलॉयज में आप कोई भी जो है उनको डिफरेंट रेशियोज से हमको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें फिक्स्ड रेशियोज आपको रखनी पड़ेंगी। और अगर आप उस अलॉयज के अंदर फिर कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं जो किसी और कंपोनेंट का हो, सिरामिक्स का कोई कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं या किसी और मटेरियल के पॉलीमर्स के कुछ ऐड करेंगे, तो फिर इन दैट केस आप को कर सकते हैं। मतलब ये कि जो अलॉयज थी दैट वाज द प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड टर्म फॉर द मटेरियल्स, और जो कंपोजिट की टर्म थी ये बहुत बाद की, मतलब ये आप समझे कि ये बहुत बाद की टर्म आई है। ये रिसेंट टर्म्स जो हैं कंपोजिट मटेरियल्स की उन टर्म्स के अंदर है।
सिरामिक्स बहुत ओल्ड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा ओल्ड मटेरियल है। मतलब जहाँ से आप सोचें कि मटेरियल स्टार्ट हुए हैं तो सिरामिक्स वो ही चीज़ है। बेसिकली जो सिरामिक्स था, सबसे पहले जो क्ले है वो सिरामिक्स है, और उसके बाद जो था इसके अंदर भी आपको पता है टाइम टू टाइम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती रही हैं। तो जो सिरामिक्स है वो बेसिकली ग्लास का जो कंपोनेंट है, सीमेंट हो गया, जो सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल है सिरामिक्स के, ये इस तरह से सिरामिक्स जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी आ सकती है। और कार्बन का मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो चूंकि उसकी तो वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि अब रिसेंटली इट इज़ थॉट कि हम बजाय इसके कार्बन को एज अ रीइंफोर्स एजेंट कहीं पे यूज़ करें तो इट्स हम कार्बन को भी एज अ मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली तब ज़्यादा हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आती जा रही है, तो फिर इसलिए ये जो पॉलीमर्स होते हैं मेटल और सिरामिक्स, इनको सबको यूज़ करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता। आपको पता है मेटल्स होती हैं उनकी अपनी डेंसिटी होती है, वो हैवी होती हैं। सिरामिक्स होते हैं दैट इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, आप उसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। आप कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्बन का मटीरियल है, ग्रेफीन ले लें, ये वो चीज़ें जिससे हम चिप्स भी बना सकते हैं, हम इसको टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम इसको मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है दैट इज बेसिकली फॉर द एडवांस्ड लेवल जो टर्म्स है उसके अंदर हम इसको कह रहे हैं, लेकिन ये अभी बहुत डेवलप नहीं है। दिस इज स्टिल इन प्रोग्रेस, एंड आई एक्सपेक्ट कि जब तक ये चीज़ें डेवलप होंगी मे बी वी कुड हैव मोर एलिमेंट्स जिनको हम एज अ मैट्रिक्स जो होंगे इन फ्यूचर भी यूज हो सकेंगे। जो हमारे पास ऑर्गेनिक और पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास दो तरह के, ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट्स हैं। ये थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल इसमें है पॉलीथीन की है, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन। और इसी तरह से थर्मोसेट के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एपॉक्सीज हैं, फिनोलिक्स हैं, पॉलिएस्टर्स हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि जो थर्मोसेट्स होते हैं ये 3D और बड़े कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये 2D स्ट्रक्चर होते हैं, 1D स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये relatively soft structures होते हैं। So this slide is all about what we have discussed recently. उसके बाद जो मेटल मैट्रिक्स के कॉम्पोजिट्स होते हैं, आई टोल्ड यू कि मेटल्स होते हैं वो हैवी होती है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और उनके अंदर जो टफनेस और फ्रैक्चर वगैरह की एबिलिटी होती है वो इजीली फ्रैक्चर नहीं करेगी अगर मेटल की चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा कर जाएगी तो रिकवर नहीं होगी। So if there are the advantages of taking these materials, there are simultaneously some disadvantages of taking these materials as well. तो इसमें जो अगर आप इसके अंदर फिर कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं जो पॉलीमेरिक का होगा तो उसी हद तक आप उसका वो जो शार्प डिक्लाइन होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। So these kind of the material can withstand elevated temperature in the corrosive environments. Elevated temperature to temperature increase आ जाता है। कुछ मटेरियल्स बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके कोई एप्लीकेशंस शो करते हैं या हमें एप्लीकेशंस ही ऐसी चाहिए होती हैं, तो उनके अंदर हम फिर प्रेफर करते हैं कि हम मेटल्स यूज़ कर ले, बिकॉज इनकी जो थर्मल एबिलिटी होती है कि मतलब ये टेम्परेचर पे जाके ये इजीली विथस्टैंड कर सकते हैं, तो इसलिए जो मेटल मैट्रिक्सेस होती है वो वहाँ पे प्रेफर करते हैं। MMCs are widely used in engineering application where the operating temperatures lie in between 250 to 750 degrees centigrade. Now this is one of the major difference apart from the density. सबसे पहला तो ये पार्ट आ जाता है कि हम डेंसिटी अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लाइट वेट मटेरियल यूज करना चाहते हैं, तो पॉलीमर्स जो थे वो लाइट वेट मटेरियल थे एज कम्पेयर टू द मेटल्स। सेकेंड, टेम्परेचर, पॉलीमर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द कार्बन चेंज, लेकिन मेटल जो है वो नेचुरली ऐसी इनबिल्ट होती हैं कि उनको वो हाई टेम्परेचर जो है वो उसको बियर करती हैं। तो इस तरह से अगर मेटल मैट्रिक्स जो है उनका टेम्परेचर रिलेटिवली हायर है नेचुरली एज कम्पेयर टू द पॉलीमर्स, नॉट विद द सिरामिक्स, तो पॉलीमर्स इनका ज़्यादा है। और जो इसकी एग्जांपल है वो स्टील, टाइटेनियम, they can be used and in this the alloys can also be used. Then हमारी तीसरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब जो है एज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स यूज होते हैं, दैट इज द सिरामिक्स। सिरामिक्स की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट है सिरामिक्स का टेम्परेचर बहुत है, तो जो है ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1650 डिग्री टेम्परेचर बियर करते हैं। द वेरी कॉमन एग्जांपल इज दिस कि आपने एक चीज देखी होगी कि जो ईंटें होती हैं कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिरामिक्स की बेसिक फॉर्म थी, जो बेसिक यूनिट था कंस्ट्रक्शन का। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी जगह पे किसी बिल्डिंग को इवन आग लग जाती है तो सारी चीजें जल जाती हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो नहीं जलता, ठीक है।
तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है वो bear कर लेती है जो सिरामिक्स होती है। तो सिरामिक्स का टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा है। अगर हमें कहीं कुछ ऐसा वो करना पड़े जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम वहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज करें सिरामिक्स की यूज करें, अगर हम वहाँ पे मेटल को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या मेटल को यूज कर सकते हैं, मेटल को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, द मीटिंग इज गोइंग टू बी लेस देन 1 मिनट, सो प्लीज व्हेन दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड, तो आप मीटिंग जो है वो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैडम जी, सिरामिक के ऊपर जो ग्लेजिंग होती है, क्या वो हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहेंगे कि हम लोग जस्ट नो ग्लेजिंग नो एडॉप्ट कर? नहीं, वो एड्सॉर्प्शन है, वो ग्लेजिंग इज समथिंग एल्स। वो सिंपल सिरामिक्स में ग्लेजिंग, वो उसके यस, कंपोजिट नहीं है। वो हाँ उसका उससे नहीं है। एक सेकंड, ये मीटिंग उसमें असल में ये है कि देखिए जो सिरामिक्स, जैसे मैंने आपको कहा ना कि टॉप कोटिंग करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और ये जैसे अब हमारे पास ये टाइल्स आती है ना, जिनमें हम टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स कि आप देखिए कि पहले जो टाइल्स लग जाती है ना, उसके बाद उसकी वो फिनिशिंग होती है, उसकी ग्राइंडिंग होती है ना, जिससे उसकी जो पॉलिश होती है वो एक तरह से आ जाती है, ठीक है। तो जो बेसिक मटेरियल होता है आपका जो सिरामिक्स है, उसके लिए कंडीशन नहीं है कि वो ग्लेजिंग होगी, ठीक है। लेकिन जो ग्लेजिंग की प्रॉपर्टीज है दैट कैन बी दे कैन बी इंड्यूस्ड इन द सिरामिक्स मटेरियल्स। तो जो सिरामिक्स होगी उसका बेसिक जो फीचर रहेगा, उसके अंदर कंपोनेंट्स डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ये जो है ये दो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि उसके अंदर जो ग्लेजिंग आ रही है, इज दैट द पार्ट ऑफ इट और नॉट। यूजुअली इट इज नॉट द पार्ट। जब मैं सिरामिक्स आपको एज अ कंपोनेंट बता रही हूँ मैट्रिक्स में, तो नो, देन इट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। लेकिन आप फिलर्स जब उसमें ऐड कर रहे हैं, देन दे कैन शो द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन द कंपोजिट्स। तो इसलिए सिरामिक्स और है, और जब आप इसके कंपोजिट बनाएंगे तो कंपोजिट की वजह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। ओके ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस जो मेटल्स का था, सिरामिक्स का था और पॉलीमर्स का था। तो अब आप देखिए में कोई ना कोई प्रॉपर्टीज है और कोई ना कोई इनमें ड्रॉबैक नहीं है, तो लाइट वेट नहीं है। लेकिन पॉलीमर्स में एक इशू, अच्छा सिरामिक तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिरामिक्स डक्टाइल नहीं है, मेटल्स डक्टाइल है। डक्टिलिटी होती है जो उनके अंदर, मेटल्स के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है उसकी मेटल्स के अंदर, जिसकी वजह से मेटल्स को आप रीमोल्डिंग कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स के अंदर कर सकते हैं। लेकिन सिरामिक्स के केस में आप नहीं कर, बिकॉज डक्टिलिटी नहीं है। इस तरह से ये जो तीनों मटेरियल्स हैं, अब इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज सिरामिक्स खुद भी हैवी मटेरियल्स हैं, फिर डक्टाइल भी नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज के मटेरियल्स और टेम्परेचर हाई देयर कर लेंगे, कहाँ पे हो सकता है, यूज हो सकता है जहां पे जो एप्लीकेशंस हैं उस अकॉर्डिंग वेट उसका जो है कर सकते हैं, ये ज्यादा वेट लगा सकते हैं, तो वहां पे यूज होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो सिरामिक्स होती है वो यूजुअली टाइल्स वगैरह या फिर ये जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं या कहीं पे भी मेगा स्ट्रक्चर्स जब बनाने होंगे ना, तो वहां पे सिरामिक्स को यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड होगी, तो वहां पे हम साथ में जो मेटल्स होते हैं वो भी ऐड करते हैं। और आप एक कॉमन सी चीज है कि जब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो आपने देखा अंदर पिलर्स रखते हैं, ठीक है। जो पिलर्स होते हैं उसके अंदर वो जो सरिये होते हैं वो डालते हैं, ठीक है। वो सारे का सारा सिरामिक्स का नहीं बना सकते, बिकॉज अगर वो सारे का सारा सिरामिक्स का बनाएंगे तो वो शॉक बियर नहीं होगा। अगर कोई खुदा ना खासा अर्थ को कोई रिसोर्स आके हिट करते हैं तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाए। लेकिन जब उसके अंदर वो जो रॉड्स डालनी है मेटल की, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, अब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल डीफॉर्म नहीं होगा। डीफॉर्म होते होते भी वो टाइम लेगा या उसको जो शॉक इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर एंटायरली, तो फिर आपको पता ही है कि सिरामिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी तो होती नहीं है, या तो वेट सस्टेन करेंगी, शॉक बर्दाश्त कर लेंगी, या फिर वो टूट जाएगी। तो देयर इज नो द मिड टर्म इन दिस। So all of these three matrices has the some advantages and the disadvantages. फिर हमारे पास जो फोर्थ है जिसको हम कहते हैं कि रीइमर्ज रिसेंटली मैट्रिक्स कंपोजिट
These are developed specifically for the part that must operate in temperature conditions and composed of the carbon matrix reinforced with the carbon या फैब्रिक। ये वो टाइप है जिसमें कार्बन ही को आप ऐसा मैट्रिक्स और कार्बन को ही आप एज अ रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे होते हैं तो वो फिर 3D वुवन होती हैं फैब्रिक्स या भी 3D ब्रेडिंग होती है। ब्रेडिंग ब्रेड होती है जो इसको कहते हैं ब्रेड। तो आपने देखा ब्रेड बड़ा स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए कि ब्रेड में 3 लेयर्स होती हैं जो आपस में बाइंड की होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो ये स्ट्रॉन्ग होती है। एक चीज होती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग होती है ये जो आपने देखा ना रस्सी होती है जूट की, पटसन की, ये जो आम रस्सी हम यूज करते हैं उसको, उसका कभी स्ट्रक्चर गौर से देखिए, वो होती है ट्विस्टिंग, ठीक है। उसमें जो एक 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 2 लेयर्स यूजुअली उसमें होती है, उनको ट्विस्ट किया होता है, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जिसकी वजह से रस्सी टूटती नहीं है, ठीक है। और जो ब्रेड होती है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज ब्रेड के अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं। तो जो है इसमें इसको यूज करते हैं। एक चीज होती है बाइंडिंग, स्पूल होती है, एक स्पूल होती है लाइन जब करते हैं तो आपने देखा डोर जो होती है वो चरखी के ऊपर होती है ना, जो बड़े बड़े उसके वो होते हैं, जो चरखी टाइप चीज होती है उसको कहते हैं स्पूल। मटेरियल्स में स्पूल जो होता है उसके ऊपर वो जो एक ही लेयर में होती है ना, जो आपकी डोर एक ही लेयर में होती है, ठीक है, उसको कहते हैं बाइंडिंग। और जब वो 2 लेयर्स आ जाती हैं, जैसे मैं आपको कह रही हूँ जो रस्सी होती है ये जो चारपाइयां जैसे बनी होती हैं, तो वो जो एक उसका रस्सी वाला नॉब होता है उसको वो जो जिस तरह से बाइंड होता है उसको कहते हैं ट्विस्टिंग। और जो ब्रेड होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सिंगल लेयर होगी तो वो किस तरह से होगी। जब आपकी डबल लेयर हो जाती है तो फिर वो जब ट्विस्ट कर जाती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जब वो ब्रेड की फॉर्म में आ जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, दैट बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली। तो इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह से डिफरेंट हो जाती है। of the reinforcement of the carbon in the form of reinforcements in the composite materials. जो कार्बन जो हैं ये मटेरियल्स हैं, these meet the application ranging from the rockets to the aerospace because of their ability to maintain and even increase its structural properties at the extreme conditions. तो अब आप देखें कि टेक्नोलॉजी कहाँ से पहुँच गई, कहाँ हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और कहाँ हम एरोस्पेस की बात करना शुरू कर देते हैं और रॉकेट्स की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज हाउ दीज composites have actually lifted the materials from just polymers to that extent. तो आप सिर्फ पॉलीमर्स को तो स्पेस के अंदर लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन इन composites की वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट हो गई है कि अब चाहे आप उसको स्पेस के अंदर ले जाएं, चाहे आप उसको पानी के अंदर ले जाएं, कहीं पे भी ले जाएं, तो वहाँ पे मटेरियल्स जो हैं वो आराम से कोप अप कर सकते हैं उन कंडीशंस के साथ। So the basic advantages are these are the extremely high temperature resistance. Temperature resistance जो है वो इन materials का approximately 3000 आप कह सकते हैं कि हो जाता है, ठीक है। इसमें जो strength है actually increase at the high temperature up to 1930. मतलब this is as an example कि 1930 it means कि ये 2000 3000 तक हो सकती है। एंड दे आर ऑफ हाई स्ट्रेंथ इन द स्टिफनेस होती है कोई चीज हार्ड हो, ठीक है। स्ट्रेंथ वाली जो चीज होती है उसके अंदर थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, एनर्जी कैपेसिटी होती है, और दे आर गुड रेजिस्टेंट टू थर्मल शॉक्स। ये मैडम मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हम लोग बात करें ना बायोमॉलिक्यूल्स में, जिस तरह प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो वो जब उसके ऊपर उनकी जो ट्विस्टिंग होती है, ये वो रोल करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस उनमें एक्ट करती हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, डीएफ वगैरह। तो जब ये इस तरह के लोग आपस में इनकी ओवरलैपिंग कह लें या ट्विस्टिंग कह लें या बॉन्डिंग कह रहे हैं, तो क्या इनमें भी कोई डेवलप होती है कि जस्ट हमने फोर्सफुली उसको मतलब लेयरिंग की होती है? वहाँ पे उन स्ट्रक्चर्स के अंदर नेचुरल इंटरेक्शन यहाँ बिकॉज इंटरेक्ट बगैर आप फोर्सफुल नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहाँ पे जहाँ पे 3 डायमेंशनल उसकी वो ब्रेड्स हम कह रहे हैं ना, तो आप इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो जो उस ब्रेड आपस के अंदर इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन है दैट एक्चुअली यू कैन नॉट ब्रेक दैट, ठीक है। तो वो इस वजह से वो ब्रेड की फॉर्म में होती है, बिकॉज वो चीज खुद से बड़ी जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है,
तो इसीलिए जब आप उसको यूज करेंगे तो अगर तो आपने उसको देखे ना सिर्फ यूज किया होगा एज अ 3 लेयर्स, तो वो जो 3 लेयर्स होंगे वो तो किसी स्टेज पे भी एक दूसरे को साथ छोड़ स्ट्रक्चर्स में, जैसे डीएनए और इनके स्ट्रक्चर्स में होती है ना, तो फिर नहीं आप उसको कर सकते। जैसे जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन्स के अंदर की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है और बड़ी लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेन्स होती है। तो अब आप देखेंगे ये जो डिफरेंट पॉइजन होते हैं ना, स्नेक का पॉइजन हो गया, इसका डिफरेंट जो स्कॉर्पियोज होते हैं इस तरह से, तो उनके होती है आपस में उनकी है तो वो उनके अंदर लेकिन कोई जहर है, तो कोई खसूसियत तो उसके अंदर वो बेसिकली वो ये होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपस में इतना स्ट्रांगली बाइंडेड कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जब वो एक दफा बॉडी में या किसी उसमें एंटर हो जाता है तो चूंकि वो ब्रेक ही नहीं हो, उनके ऊपर वो हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है और उसको खत्म कर सकता है। तो एक बड़ी, इसीलिए ये जो चीजें होती, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, तो ये जो पॉइजन होते हैं बेसिकली ये होते हैं, ये जो इतनी हम कहते हैं ना आजकल सुनते हैं ये कैंसरस डिजीज है और ये इस तरह से, तो ये देखिए इतने जो स्ट्रॉन्ग ट्यूमर सेल्स होते हैं इनको फिर क्योर करने के लिए जो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं वहाँ के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो कोई मेडिसिन आए। इसी तरह से अगर ये जो एप्लीकेशंस हैं इसमें अगर हम कहते हैं ना बाइंडिंग और क्लियर नहीं है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इसमें रस्सी के अंदर तो वो लेयर है, तो मेरा मानना है कि आप देखें कि जो बेसिकली जो रोप होती है फाइबर, उस मटेरियल कितनी बड़ी बड़ी चीजें उससे लिफ्ट कर सकते हैं। जब कभी भी कोई चीज लिफ्ट करनी होती है तो आपके लिए प्रेफरेबल चीज क्या होती है, आप कहते हैं रस्सी से बांध के ऊपर खींच लेते हैं, बिकॉज दैट इज सो मच यू नो इन स्ट्रेंथ कि आप उससे आराम से चीजें लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि रस्सी है, धागा ही है, तो फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग हुआ है ना वो अपनी उस ट्विस्टिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग हुआ है। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हटके है, लेकिन क्योंकि आपने पॉइजन की बात कर दी है तो बस मेरे ज़हन में था, मैंने कहा पूछूं आपसे। जी मैडम, अगर कोई पॉइजन है अगर वो एक्सपायर हो जाए तो वो ज्यादा फिर होगा, मतलब डेंजरस होगा, या जब वो अपनी मतलब प्योर फॉर्म में है तब वो होगा? I seriously don't have an idea about this कि वो पॉइजन है वो कभी एक्सपायर भी हो जाता है इसलिए कि जब ऑलरेडी पॉइजन है तो हमने तो यही सुना था कि चीजें एक्सपायर हो जाए तो वो पॉइजन हो जाती है। चले ठीक है। तो जब पॉइजन हो अगर वो खुद ही एक्सपायर हो जाए, पॉइजन बेसिकली देखें पॉइजन होते हैं वो एक्सपायर्ड, जो मैं आपसे कह रही हूँ उनके एक्सपायर, वो कैसे एक्सपायर हो सकता है, अब आप टेक्निकली थोड़ा सोचें इसको, बिकॉज जब हम कहते हैं ना कि उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, खराब कब होती है चीज पॉइजनस, तब वो डिटीरियोरेट होती है। तो हम एक टर्म करते हैं जैसे रेंसिड होती है ना, उसमें उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, फिर पॉइजन में तो इसलिए पॉइजन है, जैसे मैं आपसे कहते ना कि कोबरा का पॉइजन है, और फिर मैं जब उसकी बात कर रही थी इसका मतलब है कि असल में तो वो पॉइजन ही इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन है कि उसका तो स्ट्रक्चर ही का तो मसला है कि उसका स्ट्रक्चर ही तो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर को बेसिकली इमिटेट कर देते हैं, इमिटेट करके उससे फिर वो करते हैं कि अगर किसी जगह पे ये कैंसरस सेल, हम यही कहते हैं ना कि बेसिकली वो सेल आपका जो होता है ना, वो नॉर्मल ह्यूमन जो सेल्स होते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि आप उनको इमिटेट तो नहीं करते ना, आप तो कोई उसके अगर आपका बॉडी पार्ट कुछ होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं, उसी तरह का कुछ नेचुरली अगर वो उसको रीजनरेट कर दे तो कर जाए। ह्यूमंस में तो ये देखें एबिलिटी नहीं है ना कि उनके सेल दोबारा से इस तरह से वो अगर कोई पार्ट वो हो जाए तो उसको करे, उसमें ग्राफ्टिंग कर देते हैं ना, कुछ जगह को पैचअप कर दो, कवर कर दो, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉइजन होते हैं बेसिकली उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और वो नहीं टूटता। आप चीजों के लिए केमिकल्स के लिए यूज करते हैं कि पॉइजनस हो गई है बिकॉज स्ट्रक्चर होता है आपके पास होगा, तो जब वो इसी जो पॉइजन जिसको आप कहेंगे ना वो ऐसा पॉइजन होता है जो years के maybe years तक
वो मैडम मतलब हम जो फॉर एग्जांपल एक की चीज ये इतनी डेट है इसके बाद एक्सपायर हो जाएगी तो वो तो देखिए उसके ऊपर इस आपको रिलेटिंग कर सकते जो मैं आपको जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है। और जो आप बात कर रहे हो ना वो है आपकी नॉर्मल गुड्स की। गुड्स की है एक शेल्फ लाइफ, और वो जब अपनी शेल्फ लाइफ अचीव कर देते हैं उसके बाद वो डिटीरियोरेट होते हैं और वो खराब हो जाते हैं। उसका पॉइजनस होना और चीज है, ठीक है। और जो ट्रू पॉइजन का पॉइजनस होना है दैट दे आर द टू, ठीक है। सॉरी मैम क्वेश्चन जरा हट के था लेकिन थैंक यू। नहीं इट्स ओके, दैट वाज ओके। अब है फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, दे कैन प्रॉपर्टीज होती हैं वो एनहांस, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल के अंदर, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होती है अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, बेसिकली अलोंग द एक्स से ये है, ठीक है। तो आपने दोनों करें तो आपकी बॉडी के अंदर से वो आपका ट्रांसवर्स प्लेन और जो आपका अलोंग द लेंथ, ठीक है। जैसे आप अपने बॉडी को सेंट्रल कट करते हैं जो उसका एंडिंग होती है लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टीज उसको शो करते हैं। तो ट्रांसवर्स सेंट्रल एक्सिस पे होता है और सिंपली यू कैन से ऑन द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, जी में भी हो सकता है, जी एक्सिस में भी हो सकता है, लेकिन लेंथ वाइज नहीं होगा। एंड दैट इंप्रूव्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट एंड दे कैरी लैमिनेट। फिर आ जाती है आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टीज है जो ये तो फंक्शंस हैं। मॉइस्चर रिड्यूस करना चाहिए, ये इसको श्रिंकेज इसकी लो ओके आपका मटेरियल जो है वो आपने बनाया किसी डायमेंशन का, बना किसी डायमेंशन का, इट शुड हैव द लो कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है कि चीजों की वो एबिलिटी जिसकी वजह से आप उनको टेम्परेचर करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाती है। आपको पता है के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फौरन से कंडक्शन कर रही होती है, जैसे जैसे उसको थर्मल वो मिलती है तो वो फौरन से उसको स्प्रेड करती है। तो हर एक के अंदर ये हर मटेरियल के अंदर को एक्सपैंड नहीं कर सकता, लेकिन मेटल्स होती हैं वो खुद को एक्सपैंड कर सकती हैं। तो लेकिन कंसर्न ये होगा कि जब आप मैट्रिक्स बनाएं तो ऐसा ना हो कि आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो टेम्परेचर की प्रोवाइड करने की वजह से आपकी जो मेटल है वो ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए। उसका नुकसान आपको क्या होगा? उसका नुकसान आपको ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर इंड्यूस किया है जो इस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर जैसे उसको मिलता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है, और जैसे टेम्परेचर कम हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो इसका नुकसान होगा कि जो टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है आजकल टेम्परेचर कम है तो काफ़ी कम हो गया है, तो जब गर्मियाँ आएंगी तो ज़्यादा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप उसको एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि आपने कहाँ पे उसको यूज़ करना है। तो टेम्परेचर वेरिएशन इतना नहीं होना चाहिए, इतना बस होना चाहिए कि वो विथस्टैंड कर सके एक अच्छी रेंज को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेचर की वजह से जो है वो एक टाइम पे गर्मियों में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाएँ और जैसे ही सर्दियाँ आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल श्रिंक हो जाए। तो इसलिए उनके अंदर ये जो थर्मल एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है वो जितना लो कोफिशिएंट होगा थर्मल एक्सपेंशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उतना ही डिजायरेबल होगा। Strength at the elevated temperature depends on application, low temperature capability depending on the application, and the excellent chemical resistance, and all these properties depend on the temperature of the material. ये फिर इसमें composite के अंदर ये पहले जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे इसके matrices की। अब ये इसके अंदर जो फिलर यूज कर रहे हैं जिसको मैंने आपसे कहा कि reinforcements होते हैं या reinforcing agents होते हैं, ये वो हैं। ये डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, ये फाइबर्स हो सकते हैं। फाइबर आपको पता है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये विस्कर्स हो सकते हैं, विस्कर्स भी फाइबर ही बेसिकली होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट इन लेंथ होते हैं, इनका एक ओरिजिन होता है। ठीक है मैडम, ये डिस्पर्स मीडियम है ना ये? हाँ जी, ये आपके डिस्पर्स मीडियम होगा ना? यस यस, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आपका लेमिनार की फॉर्म में हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकते हैं। फ्लेक्स जो होते हैं ये इरेगुलर होते हैं। फ्लेक्स देखे हैं ना,
तो कॉर्नफ्लेक्स देखिए, फ्लेक्स होते हैं किसी भी चीज का जो छिलका नहीं होता जिसकी इरेगुलर सी शेप्स होती है, उसको कहते हैं फ्लेक्स। तो फ्लेक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये फिल्ड पार्टिकल की फॉर्म में हो सकते हैं, पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो इनमें और फाइबर में ये होता है कि जो फाइबर होता है वो लेंथ में ज्यादा होगा उसमें होता है, लेकिन जो पार्टिकल होता है उसका लेंथ बहुत मतलब जो लेंथ होती नहीं है, बिकॉज वो तो राउंड राउंड होंगे या स्क्वायर होंगे, तो भी होती है और उसकी डायमीटर भी होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर माइक्रोस्फेयर है, पार्टिकल आपको पता है ये माइक्रो में भी हो सकते हैं, ये मैक्रो में भी हो सकते हैं, ये नैनो में भी हो सकते हैं। फिर आपके पास ये जो रीइंफोर्समेंट है ये शॉर्ट हो सकती हैं, लॉन्ग हो सकती हैं, इसके अलावा ये पाइल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, लेयर बाय लेयर होती है जिसको कहते हैं पाइल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये थ्रेड की फॉर्म में हो सकती हैं, थ्रेड आपको पता है कि कोई भी फाइबरस स्ट्रक्चर है तो वो उसको हम थ्रेड कहते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट इसमें रीइंफोर्समेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, यू मी आई शुड स्टॉप, मतलब टाइम हो गया काफी हो गया मैम। अच्छा टाइम थोड़ा सा रहता है, अब इस मीटिंग को कर लेते हैं, आपको पता है ये मैडम। यस मैडम उतना ही ठीक है, अभी ये हमारे लिए नया सब्जेक्ट है तो कर लेंगे थोड़ा सा करके, फिर आपके इन्फॉर्मेशन पढ़ा देंगे रीइंफोर्समेंट कंपोजिट में। अच्छा मेरा पता है क्या आइडिया है, मैं कह रही हूँ कि देखें सर्कमस्टांसेस कभी लाइट हो सकता है ना हो, कभी हो सकता है इंटरनेट ना हो, तो मैं कह रही हूँ कि आज की जो क्लास है ना इसकी ये वाली मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी टाइम है, थोड़ा ही टाइम रह गया है अब इसका, अब 10 मिनट रह गए मैम 4 बज गए। पता क्या है मैम, पता बात क्या है, अब आपने ना तेज पढ़ाना है, ठीक है। नहीं मैं तेज नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आहिस्ता पढ़ाऊंगी, आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, ठीक है। अच्छा मैम आज के लिए इतना ही, 2 दिन हम करके ना ये थोड़ा सा ना बना लेंगे ना माइंड सेटअप, तो फिर बेशक आप तेज पढ़ा दिएगा बाद में। नहीं मैंने तेज पढ़ाना ही नहीं है, मैंने पढ़ाना ही आहिस्ता आहिस्ता। चलो मैम लेकिन आज आप इतना ही पढ़ाना है। अच्छा मेरी बात तो सुनाए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ना एक मिनट जरा, मैं जरा आपकी रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। असल में ना ये जो जूम की मीटिंग्स है ना ये लिमिटेड मीटिंग्स हैं, ठीक है, और मैं डिफरेंट क्लासेस ले रही हूँ और आई डोंट नो कि कब आपका लिंक एक्सपायर हो जाए और आपको ना नई आईडी क्रिएट करना पड़ती है जो जूम की मीटिंग्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो जूम की मीटिंग हो जाए ना, मतलब जैसे ये मीटिंग हो रही है तो ये 30 to 40 मिनट्स की बेसिकली एक मीटिंग होती है, तो इट्स बेटर कि हम अगर हम ये फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास इसका जो है वो पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने तो अभी इंस्टॉल किया है ना, लेकिन मैं तो इसको पिछले सेमेस्टर से यूज़ कर रही हूँ और इसकी मीटिंग्स जिस दिन इसकी मीटिंग्स एक्सपायर हो गई तो देन यू नो आई नीड टू रिक्रिएट द आइडिया एंड आई नीड टू रिक्रिएट, तो इसलिए आई प्रेफर कि जब इसकी मीटिंग हुई है तो वी शुड कंज्यूम दैट टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पस। और बाकी ये कि देखो कभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसे मसले आते हैं, ऐसा ना समझे कि ऐसे मसले नहीं आते, कभी नेट नहीं होता, कभी पैकेज एक्सपायर हो जाता है, कभी लाइट नहीं होगी किसी दिन, तो उस दिन पे तो ऑब्वियसली क्लास ऑफ होनी है, तो फिर चलें जब क्रिएटेड है तो तब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। मैम वो तो बोनस हो गया ना नहीं जो बोनस वाला है ना वो फिर जिस दिन आपको बोनस मिलेगा ना अल्लाह की तरफ से, जिस दिन आपकी उस दिन उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। 4 बज गए असल में 4 बज गए हैं, तो भाई आप अब जहाँ बैठे हैं 4 बज गए तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये वैसे भी इसका 10 मिनट्स का टाइम रह गया ना, ये 40 मिनट्स की तो मीटिंग होती है। आपने जितना पढ़ाना है ना मुझे पता है तो चलें बस फिर, नहीं ये सिर्फ मीटिंग के टाइम तक, ठीक है। डीएमए वाला पार्ट कम करें मैडम, आपने अब जो है ना वो 2020 खेलना है, अब आपने छक्के मारने वो नहीं होगा जब तक आप लोगों को देखिए, मैंने अगर मेरी इंटेंशंस ऐसी होती, ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन मैं कंटेंट से स्टार्ट करा देती, ठीक है। अगर मैंने लेक्चर दे रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप, का मतलब है कि आपको मेरी नियत पे शक नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं तो इसलिए है ना आप परेशान ना हो, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसकी मैं आपको बुक भी नहीं भेजूंगी, ठीक है। तो बुक आपने वही पढ़नी है जो मैंने आपको प्रीवियसली। आप बस ये बता दें कि कितने मिनट और पढ़ाना है। 10 मिनट्स। वो ये तो आपने 5 मिनट पहले भी कहा था। नहीं अब ये 10 मिनट्स मीटिंग की 10 मिनट्स रह गए हैं ना।
ठीक है, चलो चल ओके। तो एक्सक्यूज मी मैम, यस, अगर मैडम इसका जूम का इतना मसला है कि ये कभी भी एक्सपायर हो सकता है, तो क्या आप हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यानी मुझे पता चला है कि जूम में अगर होस्ट चाहे तो जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं लेक्चर को। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ठीक है, लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड दैट्स इनफ। आप सुन रहे हैं, वो तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के होते हैं, जिनको उनको भी हम इधर हम जो होस्ट होता है ना उसके पास ऑप्शन होता है। और मतलब मैं अगर मैं पार्टिसिपेंट्स को नहीं देना चाह रही तो मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब वो तो आप फिर बिल्कुल ही इस तरह आप क्लास अटेंड करना आपके लिए थोड़ा वो है ना कि चले सुन लिया तो वो, तो मेरा नहीं ख्याल, जूम एक्सपायर बेशक हो जाए लेकिन हम इसको दे तो रहे हैं ना। और आप इसकी टेंशन ना लें, जूम एक्सपायर हो आपकी क्लासेस का अरेंज कर लूंगी, डोंट वरी, ये मेरा मसला है। जूम एक्सपायर होगा तो मेरा एक्सपायर होगा, आपने तो आज ज्वाइन किया है, आपका कैसे एक्सपायर हो जाएगा। मैडम वो समटाइम ऐसा भी होता है कि नेटवर्क के इशू के साथ ना हमें सिग्नल इशू के साथ साउंड का प्रॉब्लम भी होता है, आवाज नहीं क्लियर आती, तो वो नहीं नहीं, कोई एक बार कोई नहीं तंजील, आई अगर एम एक बार सॉरी टू से, गुजर गया। हाँ आई एम सॉरी टू से, कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू लिसन इन द क्लास, ओके, डोंट क्लास यू तो नो। हम सुन रहे हैं, लेकिन हम ये चाह नहीं रहे थे नहीं कि नहीं नहीं, आई एम नॉट गिविंग यू दैट ऑप्शन एंड दैट्स इट, ऑप्शन ठीक है चलें। अच्छा जी, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स, तो आप उसके अंदर फाइबर्स इंपोर्ट करते हैं, आपने उसके अंदर जो है वो फाइबर्स दिए, और ये फाइबर्स हैं ये किसी भी डायमेंशंस में और किसी भी उसमें में जो ऐड कर देते हैं एंड देन दे कैन, जो फाइबर्स होता है वो उनकी वजह से जो स्ट्रेंथ होती है वो ट्रांसफर होती रहती है और प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी इंप्रूव हो जाती है मैट्रिक्स की। फिर पार्टिकुलेट इसमें ऐड कर सकते हैं। पार्टिकुलेट का आपको ये होगा, पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेशन होती है वो इजीली हो जाती है और आराम से हो जाती है, और इनका आपको साइज जो है उसमें कम या ज्यादा जितने आप क्वांटिटी के अंदर ऐड करना चाहते हैं उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, और जो साइज और वॉल्यूम होगा उसका डिस्पर्स्ड फेज का उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फाइबर जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें तो आपको पर्टिकुलरली आपके पास स्पेस होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन पार्टिकल जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो पार्टिकल यूजुअली आपको पता है अपनी ही जो स्पेस होता है वो खुद ही बना लेता है, वो कितना एम्बेडिंग उसकी होती है, तो पार्टिकल जो होता है वो एज अ रीइंफोर्समेंट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ यू नो द कोआगुलेशन, कि वो कहाँ जाके कोआगुलेट कर रहा है, इवनली डिस्पर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो फाइबर होती है, फाइबर के केस में तो आपको कंटिन्यूसली उसको ऐड करना पड़ेगा या डिसकंटिन्यूसली उसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पार्टिकल के केस में आप जो एक दफ़ा से रीइंफोर्समेंट होते हैं उसको डिस्पर्स कर देते हैं और उसकी जितनी अच्छी डिस्पर्जन होगी उतना ही अच्छा आपका कंपोजिट बन जाता है। जो फ्लेक्स होते हैं, फ्लेक्स चूंकि थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, अब ये इन बिटवीन आ जाते हैं फाइबर के और पार्टिकल के, तो these are often used in place of the fiber as can be densely packed, or metal flakes होते हैं, they are in close contact with each other in the polymer matrices and they can conduct electricity और heat, और because अगर metal की यूज करेंगे तो फिर आपको दोनों तरह से ये एडवांटेज हो सकता है। और जो माइका फ्लेक्स हैं, ग्लास हैं, ये दोनों तरह से इनकी आपकी प्रॉपर्टीज आप डिपेंड करेगी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको कंडक्शन चाहिए तो आप मेटल के यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप ग्लास फाइबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो ग्लास के फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेक्स आर नॉट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड यूजुअली कॉस्ट लेस देन फाइबर्स, तो फ्लेक्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो फाइबर से कम होती है। जो फील्ड होते हैं, ये जो फील्ड होते हैं दे मे बी मेन इंग्रेडिएंट्स और एन एडिशनल वन इन द कंपोजिट, और जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, इरेगुलर शेप्स के और शेप्ड भी हो सकते हैं, और शॉर्ट फाइबर्स टाइप हो सकते हैं, विस्कर्स टाइप हो सकते हैं। विस्कर का मैंने आपको बताया है कि विस्कर की जो मेनली लेंथ होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, विस्कर्स की लेंथ छोटी होती है, मतलब आप उसको फाइबर से कंपेयर नहीं कर, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फाइबरस टाइप होती हैं। तो फिलर्स में बी द मेन इंग्रेडिएंट और एन एडिशनल वन इन द कंपोजिट, और इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट तरह से इस तरह से हो सकती हैं। अब ये फैक्टर्स हैं डिफरेंट जो इसको प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपका पार्टिकल जो है ये फिलर है वो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप ये देखेंगे पार्टिकल्स में ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही जितने डिस्टेंस के ऊपर इसकी है। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी है, फिर आप इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं
तो आपकी लेयर बाय लेयर कंसंट्रेशंस हैं कम भी हो सकती हैं पार्टिकल की और ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर इसकी ओरिएंटेशन मैटर करेगी। ओरिएंटेशन की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास ये पार्टिकल है एज अ फिलर, यहाँ पे आपने उसको वर्टिकली प्लेस किया हुआ है नीचे वाली लेयर में, और ऊपर वाली जो लेयर है उसमें आपने उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है। तो इस तरह से इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टीज़ और उसकी ट्रांसवर्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। शेप देखें, शेप इसकी स्क्वायर वाली शेप है और इसकी जो है वो रेक्टेंगल टाइप शेप है। तो ये यहाँ पे स्क्वायर शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वो डिसाइड करेगी कि आप किस तरह की पिलर्स जो है कितना ऐड करना चाहिए, किस क्वांटिटी का ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था जब पिलर्स बनते हैं तो सर ये होते हैं यूजुअली लॉन्ग होते हैं और गोल टाइप जो है वो इस तरह से उनका आकर देखें तो वो वर्टिकली इस टाइप के मटेरियल होते हैं। मैडम ये जो मटेरियल शो हो रहा है इन बिटवीन जो इन बॉक्स में ये ना, बस ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। यस, एक होती है अजी डिस्पर्स फेज डिस्पर्स, ठीक है। अच्छा, ये फिर इसमें ये जो साइज है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका जो है ये स्मॉलर इन साइज में भी हो सकते हैं और आपका जो है ये लार्जर इन साइज, मतलब आप क्वांटिटी कितनी भी उसकी ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स यू वांट टू ऐड। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं आप ना करें, कम करना चाहते हैं कम करें, मतलब इट इज एंटायरली अप टू यू कि आप कंपोजिट को किस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं। इफ यू गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द और एडवांटेजेस ऑफ द कंपोजिट, सो फॉर ये लाइट वेट है, इनमें क्रीप रेजिस्टेंस है। क्रीप रेजिस्टेंस होती है कि आप किसी मटेरियल के ऊपर वेट डालें या स्ट्रेस डालें और एक लंबे अरसे के लिए उसको छोड़ दें, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कोई क्रैक डेवलप होता है और वो क्रैक जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से पेनिट्रेट करता जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रीप रेजिस्टेंस। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई चीज़ खराब हो गई, कोई टेबल है, कोई चेयर है, ठीक है, आप उसको उठा के छत पे छोड़ दें और या किसी भी जगह पे डंप कर दें, किसी स्टोर में छोड़ दें। उसके बाद क्या होगा कि अब जो भी इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, आप कोई भी टेबल अगर अपने स्टोर में रखते हैं या कहीं पे भी किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं तो क्या होता है कि आप ना आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वेट डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया। तो अब क्या होगा कि ये क्रीप रेजिस्टेंस बेसिकली ये होती है कि जब आप किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस लॉन्ग टाइम इफेक्ट को, स्ट्रेस को कितना टाइम बियर करता है, ठीक है, ये होती है उसकी क्रीप रेजिस्टेंस। या फिर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब किसी मटेरियल के अंदर जो मटेरियल एक दफा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ब्रेकिंग के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, या वो एजेस से ब्रेक होता है या वो सेंटर से कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। यूजुअली जो मटेरियल्स होते हैं वो साइडों से, किनारों से ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रैक प्रोपेगेशन होती है वो ईजी हो जाती है। तो जब आप किसी मटेरियल के ऊपर वो वेट इंड्यूस करते हैं तो वेट डालने के बाद वो जो मटेरियल है वो उस वेट को कितना अरसा बर्दाश्त कर ले, जितना टाइम वो उसको बियर कर लेगा वो उसकी होगी क्रीप रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप स्टोर में कोई चीज रख दें या आप छत पे छोड़ दें, ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज अगर आप किसी चीज को ओपन एयर में छोड़ेंगे, अगर आप स्टोर में छोड़ेंगे तो वो तो कवर्ड जगह है ना, वहां तो ज्यादा से ज्यादा क्या इफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आ सकता है अगर आप किसी चीज को अपने घर में किसी स्टोर में बंद कर देते हैं। लेकिन जो आप ऊपर ओपन एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं उसमें क्या होता है, उसके साथ में आ जाता है हीट का इफेक्ट, कभी बारिश होगी, कभी धूप निकलेगी। तो आप क्या होगा कि अगर ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर वेट भी है, फिर उसको एनवायरमेंटल कंडीशन भी करना पड़ रही है, मतलब वो ऑक्सीडेशन को भी पेयर कर रहा है, उस पर फोटो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसके ऊपर बारिशों का पानी भी पड़ रहा है, उसकी रस्टिंग भी हो रही है, तो अब उस मटेरियल के खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आपने देखा यस या इट्स अ काइंड ऑफ द कोरियन। लेकिन कोरियन में आपको पता है कि वो एक पर्टिकुलर एक वो यू नो उसके लिए आपके पास ये प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कोरियन के लिए। लेकिन इस केस में पॉलीमर की कोरियन होती है, इसमें भी वही फिनोमेनन होगा ना, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें पर्टिकुलर हम कोरियन की टर्म यूज नहीं कर रहे होते। जो कोरोजन की टर्म यूज करते हैं ना वो आप मेटल्स के लिए यूज करते हैं जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कोरोजन हुई है, बिकॉज कोरोजन इटसेल्फ इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होता है, तो इसलिए उसको रिडॉक्स कह देते हैं।
लेकिन पॉलीमर के केस में रिडॉक्स नहीं कहते, इसलिए कि रिडॉक्स जो है वो मेटल का एक तरह से टर्मिनोलॉजी है। कंपोजिट के केस में आप उसको ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रीप रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है, बिकॉज क्रीप रेजिस्टेंस इज नॉट एक्चुअली द क्रोजन, बिकॉज क्रीप के लिए आपका मटेरियल के ऊपर वेट होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपके जो मटेरियल होता है कोरियन वाले केस में, उसके ऊपर उसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो अगर हाई क्रीप रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब आपका मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए जल्दी। स्ट्रेंथ टू वेट एंड द स्टिफनेस टू वेट आर ग्रेटर देन द स्टील और द एल्यूमिनियम। इसमें फटीग की प्रॉपर्टीज होती हैं। फटीग आपको पता है वो प्रॉपर्टी होती है जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा फटीग हो गई है, आप खुद को टाइट फील करते हैं, जैसे आप अभी इस टाइम खुद को टाइट फील कर रहे हैं। दिस इज द फटीग, जब आपके ना आपके जो स्टेमिना होता है वो नहीं रहता। इसी तरह मटेरियल्स के केस में फटीग इज दैट पॉइंट जहां पे आके आपको पता है कि अब आपका मटेरियल इज नो लॉन्गर गोइंग टू बियर एनीथिंग। तो एक टाइम आता है ना जब हम कहते हैं कि अच्छा इस अब इसने क्या काम करना है, इस टेबल ने या इस चेयर ने या इस मटेरियल ने क्या काम करना है, इसको तो 15 साल हो गए, इसको तो 20 साल हो गए। तो दिस इज दैट फटीग, ठीक है। तो फटीग प्रॉपर्टीज आर बेटर देन कॉमन इंजीनियरिंग मेटल्स। तो हम प्रेफर करेंगे कि हमारे मटेरियल्स के अंदर जो फटीग की प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा वो बियरेबल हो, ज़्यादा देर तक मटेरियल चले। कॉम्पोजिट कैन नॉट करोड लाइक स्टील, आई टोल्ड यू कि नहीं कर सकता। Ease of fabrication of the large complex structural shapes or modules that are modular constructions. फिर ability to incorporate sensor in the material to monitor and correct its performance or smart composites. Smart composite अब next lecture में discuss करेंगे। High resistance to impact damage or improved corrosion resistance, ठीक है। तो these are some kind of properties जो इसके अंदर होनी चाहिए। फिर इसके अंदर मैडम जी हाँ जी बस हो गया। हाँ जी, पिछले टॉपिक में से एक क्वेश्चन है। हाँ जी, वो उसमें आपने बताया था कि जो लीनियर चेन है उनके अंदर सेकेंडरी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्सेस हो सकती हैं। हाँ जी हो सकती है। जब हम उनको सेटल डाउन करेंगे तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग ये बॉन्डिंग हो जाएगी। जबकि ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग होगी, उनका कंपैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो वो आपस में किस तरीके से सेटल डाउन होंगे, ये मुझे समझ नहीं लग रही। आपका मतलब है कि आपको ये समझ नहीं लग रही कि जो ब्रांच्ड चेन है वो किस तरह से सेटल होती है? मैडम ब्रांच चेन के अंदर ब्रांचेस है ना, तो जी वो जी आपस में जब एक दूसरे के साथ कंपैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकेंगी, तो उनमें स्ट्रेंथ कैसे ज्यादा होगी? नहीं, देखो मैंने आपसे ये कहा था कि जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, देखो उनकी जो फोर्सेस है उसमें अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल कार्बन 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 चेन आ रही है, ठीक है। तो उसके अंदर है सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। जब आपके पास ब्रांच आएगी ना, तो अब आप देखो कि जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है वो लीनियर भी हो सकता है, वो ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। 3 प्रोपेन के लगा लें, 3 कार्बन कार्बन लगा लें और चौथे की ब्रांच बना लें, ठीक है। अब कार्बन जो कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ अटैच्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग होगी, वो कोवलेंट हो गई ना, ठीक है। लेकिन हाँ, और अब हाँ जी, बात ये है कि जब ब्रांच है ना, तो ब्रांच वाले मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आते हैं ना, तो वो कंपैक्ट नहीं बना सकते। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे लीनियर स्ट्रक्चर से, जबकि लीनियर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या दूसरी लिंक भी मौजूद है। आपको एनर्जी किसमें ब्रेक करने के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगी? मैडम एनर्जी मुझे इसमें आपके मुताबिक ब्रांच चेन में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। यस, इसलिए कि आपने ब्रांच ब्रेक करनी है, आपने देखो आपने पहले ब्रांच भी तो ब्रेक करनी है ना। असल में उनकी कंफ्यूजन पता कहाँ है? उनकी ये कंफ्यूजन है कि जो ब्रांच, ठीक है, ब्रांच वाला एक मॉलिक्यूल ब्रेक करना इजी है, ठीक है। लेकिन आप जब ब्रांच, तो पहले आप ये जो ब्रांच को ब्रेक करती है और उसके बाद अपनी लीनियर स्ट्रक्चर भी ब्रेक करना है, ठीक है। और जब तो आप, ठीक है, और जब आपके पास लीनियर है ना, तो तब आपको एक ही टाइप की एनर्जी चाहिए। आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी ना, तो वो साइमल्टेनियसली सारे के सारे बॉन्डिंग को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उतनी ही रिक्वायर्ड होगी जितनी आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। जैसे हम, तो इस वजह से जो होती है, तो फिर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि फोर्सेज होती हैं किसमें साथ होती है, जो ब्रांच्ड की और लीनियर। तो दैट्स द मेन थिंग।
मैडम आज वाली स्लाइड अभी भेज दीजिए काइंडली, फिर हमें ना 2 दिन इजी रहेगा पढ़ना। हम अभी याद कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, ठीक है क्लास। आज आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, रियली लाइक इट। और ओके, टाइम इज रियली गोइंग टू बी